हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। और टॉपिक क्या है बताऊं? आज आप गैस करो। सर्दी लगी ना मलेरिया हुआ। सुको लव 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 लवेरिया हुआ। फीवर हुआ और फीवर उतरने का नाम नहीं ले रहा है। सारे टेस्ट नॉर्मल, जो टेस्ट कराओ वो नॉर्मल। क्यों होता है ऐसा? पहले बता दूं कि फीवर एक्चुअली क्या सच में फीवर है। कुछ लोग ये कहते हैं सर थर्मामीटर में नहीं आता, अंदर से लगता है बदन टूट रहा है, लेकिन थर्मामीटर लगाओ तो आता नहीं। आता है तो 99 आता है, इससे ऊपर जाता नहीं। डॉक्टर कहता है टीबी है, टीबी के इलाज शुरू कर दिया उसने, फायदा कुछ हुआ नहीं, उल्टा पेट में प्रॉब्लम हो गई, जॉन्डिस हो गई, फिर टीबी की दवाइयां बंद करनी पड़ी। होता है ना ऐसा? ऐसा बहुत बार होता है। जब कुछ समझ में नहीं आता तो एम्पेरिकल ट्रीटमेंट शुरू हो जाते हैं, ये भी करके देख लो, वो भी करके देख लो। पहली चीज, पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहले तो ये नोट कर लो कि यह फीवर है भी या नहीं है। और फीवर का मतलब है कि आपका टेम्परेचर मॉर्निंग में 98.8 मॉर्निंग में, और शाम को 99.8 तक नॉर्मल भी हो सकता है। इसको अगर तोड़ रहा है फीवर, तब फीवर बोलना। नहीं तो ये हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। हाइपोथर्मिया मतलब हमारा जो टेम्परेचर रेगुलेशन है ब्रेन से हाइपोथैलेमस से होता है। वो हाइपोथैलेमिक जो पॉइंट होता है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो बॉडी में टेम्परेचर रह सकता है। स्पेशली बरसातों के दिनों में, ह्यूमिडिटी के दिनों में, जैसे आजकल है, तो स्वेटिंग होती नहीं है तो बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा हायर साइड में आ सकता है और बदन टूटता रहता है। बारिश के मौसम में बड़े सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि यार बॉडी को पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा लगता है फीवरिश है, फीवर है, लेकिन आता नहीं है। डॉक्टर कहता है टेस्ट कराओ, टेस्ट करा लिए, सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा वो है। उसने कहा टाइफाइड है, टाइफाइड के इंजेक्शन भी दे दिए तो भी फीवर नहीं उतर रहा है। टाइफाइड तो एक ऐसी बीमारी बना दी गई है कि फीवर नहीं भी हो तो भी टाइफाइड टेस्ट करा देते हैं, ये झोला छाप, और टाइफाइड का इलाज भी शुरू कर देते हैं। और सालों साल, मतलब साल में करीब 5-5 6-6 बार टाइफाइड के इंजेक्शन लगाते हैं। टाइफाइड हो गया, टाइफाइड हो गया। तो टाइफाइड का टेस्ट सबसे वाहियात टेस्ट है। इसको क्लिनिकली जरूर देखना चाहिए, दिमाग से जरूर लगा के देखना चाहिए कि टाइफाइड, फीवर ही नहीं है तो टाइफाइड कहां से होगा? जिसको फीवर ही नहीं है, फीवर 99 नहीं होता टेम्परेचर, टाइफाइड में फीवर तेज होता है, 102 103 104 तक चला जाता है। इसको स्टेप लैडर पैटर्न कहते हैं। तो टाइफाइड का जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है, जो डेफिनेट टेस्ट है, वो ब्लड कल्चर होता है। लेकिन हाँ, आपको क्लिनिकली जज करना पड़ता है। और दूसरा मलेरिया। अब मलेरिया में भी टेस्ट में कई बार नहीं आता, तो करें क्या? टेस्टों में कुछ आ नहीं रहा है, फीवर उतर नहीं रहा है। पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा कि जब भी टेस्ट कराएं एक ऑथेंटिक अच्छी लैब से कराएं, पहली चीज। दूसरी चीज कि फीवर में जब एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है तो उस पैटर्न को देखना पड़ता है डॉक्टर को। और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे एक रिश्तेदार को जब पिछले साल फ्लू फैला हुआ था तो उनको फीवर नहीं उतर रहा था, खांसी थी, फीवर नहीं उतर रहा था। तो जैसे फ्लू के टाइम पे, आजकल का ही टाइम था, फ्लू फैला हुआ था, तो फ्लू में लोगों ने बोला, फ्लू की दवाई दे दी, गला खराब है, ये कर दिया, तो फीवर उतर नहीं रहा था। तो उन्होंने यूरिन टेस्ट कराया तो डॉक्टर ने कहा यूरिन इन्फेक्शन है। तो मेरे पास फोन आया, तो मैंने कहा यार यूरिन इन्फेक्शन है लेकिन खांसी आ रही है, ये समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा सीटी स्कैन कराओ। आप यकीन मानेंगे, सीटी स्कैन कराया तो उसको ट्यूबरकुलोसिस निकला। नहीं तो उसका यूरिन इन्फेक्शन का इलाज होता रहता। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम टेस्ट तो करा लेते हैं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि टेस्ट में आपको यह देखना होता है कि पेशेंट की सिम्टम क्या है। अगर पेशेंट को फीवर के साथ खांसी है तो मतलब फोकस करना कहीं कहीं नहीं चेस्ट में या लंग्स में या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही होगा। ठीक है, अगर खांसी आ रही है, सांस में दिक्कत है, खांसी है, तो आप इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट देखें कि चेस्ट में तो कुछ नहीं है, नंबर एक। अब उसके पेट में प्रॉब्लम है तो पेट में इंफेक्शन हो सकता है फीवर के साथ, तो आप स्टूल टेस्ट भी कराइए, ब्लड कल्चर तो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड भी करा के देख लिया, उसमें भी कुछ नहीं आ रहा है, एक्सरे करा के देख लिया, उसमें भी कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि स्टेप बाय स्टेप टेस्ट होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सारे टेस्ट करा दिए जाएं। कराने को आप करा सकते हो, लेकिन फिर पैसा भी अफोर्ड, और ऊपर से अब अब मान लो कि मुझे जैसे डाउट है कि इस पेशेंट के चेस्ट में कुछ है, इसका वेट भी कम हो गया है, फीवर जा नहीं रहा है, और टाइफाइड का इलाज चले जा रहा है। मैं सच बताऊं तो 30% टाइफाइड के जो इलाज होते हैं, 30% केसेस बाद में चल के टीबी के निकलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के निकलते हैं। तो ऐसे केसेस में सीटी चेस्ट कराना पड़ता है हम लोगों को, जहां पे डाउट होता है। ठीक है,
तो वहां पे पकड़ में आ जाता है, क्योंकि एक्सरे नॉर्मल आ रहा था लेकिन सीटी चेस्ट में पता चल गया कि इसको तो लिम्फ नोड पड़े हुए हैं, इसको तो ये है, इसको तो वो है। फिर जब टीबी की दवाइयां शुरू करी तो वो ठीक हो गया। तो कई बार आप बिना मतलब कुल मिला के दिमाग का खेल है फीवर। एक पेशेंट को ठीक करना दिमाग का खेल है। और कई बार क्या होता है, सारे टेस्ट नॉर्मल आ गए, आपने ये सब करा लिए रूटीन टेस्ट, और लेकिन फीवर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। 102 103 फीवर चले जा रहा है, सारे टेस्ट नॉर्मल है, यूरिन कल्चर, ब्लड कल्चर। उसके बाद आते हैं फिर बड़े टेस्ट। ठीक है, फिर हमें देखना होता है कि कुछ और, क्योंकि इन्फेक्शन के अलावा कैंसर भी हो सकता है, या फिर कोई पस हो सकती है जो छुपी हुई पड़ी हो कहीं कोने में, जो पता ही ना चल रही हो। ठीक है, तो फिर हमने एक पेट स्कैन भी एक टेस्ट होता है, जो पेट स्कैन करा के भी देख सकते हैं कि कोई फोकस अगर पड़ा हुआ है पस का या कोई और चीज है तो वो पता चल जाए। पेट स्कैन खाली कैंसर ही नहीं बताता, पेट स्कैन इन्फेक्शन भी बताता है, छुपा हुआ इन्फेक्शन भी बता सकता है, तो पेट स्कैन करा के देख सकते हैं। एक होता है फीवर ऑफ पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, कि पेशेंट ठीक हो जाता है लेकिन फीवर का कारण पता नहीं चलता, ऐसा भी देखा गया है, तो उसको बोलते हैं PUO, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, जिसका पता ही नहीं है। और मैं बोलूंगा कि कुछ ऐसे टेस्ट भी होते हैं जो जरूर कराने चाहिए। जब हम CBC से भी हमें काफी चीजें पता चलती हैं। CBC में अब एक पेशेंट का है काउंट्स कम आ रहा है, हाँ, ल्यूकोसाइट काउंट कम आ रहा है, उसका ESR बढ़ा हुआ आ रहा है, प्लेलेट काउंट भी कम आ रहा है, तो मतलब कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हो सकता है। और स्पेशली अगर डायरिया वायरिया है या पेशेंट की इस तरह की हिस्ट्री है तो HIV भी जरूर कराएं, HIV। और सारे टेस्ट कराएं, LFT, KFT, यूरिन रूटीन, ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर, टाइफाइड, मलेरिया, है ना। और आजकल तो डेंगू भी शुरू हो चुका है, और कई बार क्या होता है कि टेस्ट की रिपोर्ट इतनी रिलायबल नहीं होती है, आपको कई बार वो दोबारा भी कराने पड़ते हैं, 4-5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, हो सकता है तब आ जाए, पहले वाले टेस्ट में नहीं आया तो अगले टेस्ट में आ जाए। लेकिन कई बार 3-3 4-4 बार टेस्ट करा के देख लिए तो भी कुछ नहीं आता। फिर ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जहां पे ऑटो इम्यून डिजीज के टेस्ट, ANA, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, DSDNA, कुछ और टेस्ट करा के देखने पड़ते हैं। पेशेंट के जॉइंट्स पेन तो नहीं हो रहे हैं, है ना। कई बार पेशेंट स्टेरॉइड देने से ठीक हो जाते हैं। मैंने अक्सर देखा कि फीवर ठीक ही नहीं हो रहा था और उसको हमने स्टेरॉइड दिया और ऐसे ही एम्पेरिकली एक इंजेक्शन लगा के देखा, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन हालांकि रिस्की ट्रीटमेंट होता है, ये हर एक को नहीं करना चाहिए, बिना एक्सपीरियंस के बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई फोकस ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन का छुपा हुआ है तो वो एकदम से बढ़ भी सकता है। तो पहले सब चीजें रूल आउट कर लो और तब दिमाग। और एम्पेरिकल ट्रीटमेंट भी होते हैं। एम्पेरिकली क्या होता है कि 4-5 तरह के एम्पेरिकल ट्रीटमेंट होते हैं। एम्पेरिकल बोलते हैं कि आप सिर्फ तीर तुक्के मार के पेशेंट को ठीक कर रहे हो, क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है और पेशेंट इस समय थक चुका है। तो एम्पेरिकल ट्रीटमेंट में एक तो होता है ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट, 1 महीना देके देख लेते हैं, भाई 1 महीना देके देख लो, ठीक हो गया तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि आपको डाउट है लेकिन टेस्टों में नहीं आ रहा। दूसरा है एंटी अमीबिक ट्रीटमेंट, कि पेट खराब है तो एंटी अमीबिक ट्रीटमेंट देख लिया। एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट, ठीक है, तो एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट भी देके देख लेते हैं कि पेशेंट को बहुत तेज बुखार आ रहा है, ठंड लग रही है, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट में मलेरिया का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है, और मलेरिया का टेस्ट एंटीजन टेस्ट भी होता है, मलेरियल पैरासाइट हम स्लाइड बना के भी देखते हैं, तो वहां पे देख सकते हैं। तो इस तरह के एंटी फाइलेरियल ट्रीटमेंट होता है। जो लोग बिहार ऐसी जगहों पे रहते हैं तो वहाँ एंटी फाइलेरियल ट्रीटमेंट भी देके देख लेते हैं, अगर स्टोफिल काउंट बढ़ा हुआ है तो फीवर को ठीक करना कई बार बहुत चैलेंजिंग होता है, और कई बार डॉक्टर पेशेंट के रिलेशन भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर जो बरसों से ठीक कर रहा है उस पेशेंट को और वो फीवर नहीं ठीक कर पा रहा है, तो पेशेंट टूट भी जाता है, दूसरी जगह चला जाता है। और चलिए, ये तो अब उसको जाना ही पड़ेगा, अगर वो एक डॉक्टर नहीं ठीक कर पा रहा तो उसको दूसरे डॉक्टर से ओपिनियन लेनी ही पड़ेगी। लेकिन फीवर एक ऐसी चीज है जहाँ पे कई बार बहुत छोटे छोटे कारण होते हैं, कई बार कोई भी कारण नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि बरसातों में फीवर, हाइपोथैलेमिक स्टेट जो आपका वो है, वो पॉइंट इरेगुलर हो गया, रेगुलेट नहीं हो पा रहा है, ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस टेम्परेचर कंट्रोल करता है बरसातों में, और नवंबर में आते आते पेशेंट अपने आप ठीक हो जाते हैं, है ना। एक ये हो गया। अच्छा, कुछ लोगों में एनीमिया, अब हाँ ये भी बता दूं, कुछ लोगों में नॉन स्पेसिफिक फीवर होते हैं, जैसे एनीमिया है, 7-8 हीमोग्लोबिन है तो फीवर आएगा ही आएगा, है ना। तो आयरन की कमी है, एनीमिया है, तो एनीमिया करेक्शन का तो फीवर उतर जाएगा। तो ये चीजें भी देखनी चाहिए कि कुछ भी अगर आपको नजर आ रहा है, कोई भी पॉइंट नजर आ रहा है, उस पर फोकस करो, जो उसके कहीं जरूरी नहीं है कोई इन्फेक्शन ही हो। फीवर में इन्फेक्शन भी हो सकता है, ऑटोइम्यून डिजीज भी हो सकती है, खून की कमी की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। और कई बार क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम मैंने बताया, या फाइब्रोमाइल्जिया, इनमें भी हल्का फुल्का फीवर आ सकता है, फाइब्रोमाइल्जिया में भी। तो अगर पेशेंट को डिप्रेशन की हिस्ट्री है, एंग्जाइटी की हिस्ट्री है, तो वहां पे भी फीवर। कई बार एग्जामिनेशन फीवर होता है कि एग्जाम है कल और बच्चा इतना टेंशन में आ गया कि रात को फीवर चढ़ गया, है ना।
तो ये भी देखना होता है कि इमोशनल उससे भी कई बार फीवर आ जाते हैं, हल्के फुल्के एंग्जाइटी से भी टेम्परेचर कई बार ऊपर नीचे हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डॉक्टर को ध्यान में रखनी चाहिए। कई बार मैं फिर बोल रहा हूँ, कई बार फीवर, और मैं एक चीज़ और बोलूँ, जो हल्के फीवर होते हैं ना, लो ग्रेड फीवर, ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं 99 100 वाले। जो हाई ग्रेड फीवर वाले होते हैं वो इतने, उसमें फिर भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं निकलती हैं, लेकिन जो हल्के फीवर होते हैं इसमें लो ग्रेड फीवर, और इवन नाइट स्वेट्स होती हैं, रात को फीवर आ रहा है, रात को स्वेटिंग हो रही है, तो जरूर ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कैंसर हो गया, ये सब चीजें रूल आउट करनी पड़ती है। तो फीवर के कारण खाली इन्फेक्शन ही नहीं होता, ठीक है। अब लीवर एब्सेस एक ऐसी चीज है जहां छुपी पड़ी होती है, पस पड़ी हुई है लीवर के अंदर, लेकिन टीएलसी बड़ा हुआ आ रहा है, डॉक्टर एंटीबायोटिक दिए जा रहा है, लेकिन उसने अल्ट्रासाउंड करा के नहीं देखा, और अगर अल्ट्रासाउंड कराया भी तो अल्ट्रासाउंड वाला पकड़ नहीं पाया, फिर सीटी स्कैन कराया तो उसमें पकड़ में आया कि एब्सेस पड़ी हुई है। तो अगर टीएलसी बढ़ा हुआ आ रहा है 17,000 18,000, तो वहां पे दिमाग में ये कीड़ा आ जाना चाहिए कि इसकी कोई पस छुपी पड़ी हुई है, तो उसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी उसमें, क्योंकि अमीबिक लीवर एब्सेस ज्यादातर समय होते तो आपको मेट्रोजिल देनी पड़ेगी, मेट्रोनिडाजोल, तो उससे वो उतरेगा। तो ये चीजें होती हैं कि आपके एक्सपीरियंस बहुत काम करता है फीवर में, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि कई बार रूटीन टेस्ट कुछ नहीं बताते, फिर हमें सीटी स्कैन, सीटी एब्डोमेन, सीटी चेस्ट, ये सब करा के देखना पड़ता है। एक चीज और है, थायराइड। जी हाँ, थायराइडाइटिस, है ना, इन्फ्लेमेटरी या ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस एक ऐसी चीज है जहाँ पे थायराइड में सूजन, ग्लैंड में सूजन आ जाने से भी फीवर आता है। पेशेंट कह रहा है मेरे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, अब वो ईएनटी वाला देखे जा रहा है, वो एंटीबायोटिक लिख देता है, फीवर उतरता नहीं। मेरे पास ऐसे साल में एक आध बार पेशेंट आता है थायराइडाइटिस का, जहाँ पे हमें पेन किलर या स्टेरॉइड देने पड़ते हैं, तब जाके पेशेंट का ये ठीक होता है, ये उससे नहीं ठीक होता है एंटीबायोटिक से। तो थायराइड आप टेस्ट कराया तो थायराइड भी एबनॉर्मल आ रहा है और टीएलसी भी बढ़ा हुआ है, लेकिन एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक दी जा रही है। किसी ने नहीं सोचा कि इसको स्टेरॉइड से ही ये ठीक होगा, क्योंकि पता ही नहीं था कि थायराइड की वजह से है, हम तो गला खराब सोच के कर रहे थे। तो थायराइडाइटिस भी एक कारण होता है। तो ऐसे छुपे हुए बहुत सारे कारण होते हैं फीवर के। तो खाली इन्फेक्शन ही नहीं होता, बॉडी में कोई सूजन है तो भी आ सकता है, इन्फ्लेमेशन है तो भी आ सकता है, ऑटोइम्यून डिजीज है तो भी आ सकता है, कैंसर है तो भी आ सकता है, और फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन है तो भी आ सकता है, गठिया वठिया है, मस्कुलोस्केलेटल डिजीज है, वहां पे भी आ सकता है, इवन इवन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी फीवर आ सकता है। ऐसे भी मैंने पेशेंट देखे जहाँ पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से फीवर आ रहा था, उसको पेशेंट को स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया एक ही दिन में। तो ऐसे एम्पेरिकली ट्रायल करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपका सिर्फ आपको टेस्ट ही सब कुछ बताएंगे। आपको ये जो ये चीज़ है ना, ये अप्लाई करना पड़ता है। हमारे मेडिकल कॉलेज में, मैं केजीएमसी से पढ़ा हूँ, किंग जॉर्ज मेडिकल लखनऊ कॉलेज में, तो वहाँ पे बोला जाता था कि भाई दिमाग से इलाज होता है फीवर का, ठीक है। अब पेशेंट आ रहा है वॉमिटिंग हेडेक करके और फीवर के साथ, है ना, हेडेक वॉमिटिंग फीवर, तो हेडेक है तो मतलब यहाँ पे कुछ पंगा हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है, मेनिंजाइटिस ना हो, कोई ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस ना हो, तो फिर हमें उसमें सीटी स्कैन, सीएसएफ, लंबर पंक्चर, ये सब करके देखने पड़ते हैं। अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था वायरल मेनिंजाइटिस का, ठीक हो गई बच्ची वो, लेकिन कुल मिला के कोई फीवर, और मैं दो चीजें कहता हूँ, फीवर और कफ, इनका ट्रीटमेंट सबसे मुश्किल होता है ना। तो फीवर लगता आसान है कई बार कि बहुत आसान है, लेकिन कई बार बहुत मुश्किल होता है फीवर को ठीक करना, और फीवर 2-2 महीने 3-3 महीने हो जाते हैं पेशेंट के, तो समझ में नहीं आता डॉक्टर्स को। तो हमेशा सब चीज़ें रूल आउट करनी चाहिए, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए। उसको छोटी बीमारी भी हो सकती है, बड़ी बीमारी भी हो सकती है, और होता है कुछ भी ना निकले, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन निकले, और ये भी हो सकता है उसका फीवर हो ही ना, बेचारे को फीवर ही ना हो, ये भी ऐसा हो सकता है। जैसे मैंने पहले बताया कि फीवर की डेफिनेशन तो सुन लो, फीवर क्या है, सुबह 98.8, शाम को 99.8, इसको क्रॉस करना चाहिए फीवर को। हमारे टाइम पे हमें ये बताया जाता था, इस पैटर्न को तोड़ना चाहिए फीवर को, तब मानेंगे फीवर। हाँ, लेकिन पेशेंट को फीवर है, उसका एपेटाइट ठीक है, उसको भूख ठीक लग रही है, उसका वजन भी ठीक है, कोई एनीमिया नहीं है। अब इसको 2 महीने से होगा फीवर, 3 महीने से, उसको कुछ तो होगा, उसका एनीमिया डेवलप होगा, उसकी भूख कम होगी, उसका वजन कम होगा, खा पी रहा है भला चंगा। अच्छा, वो बोलते हैं सर एसी में रहो तो फीवर नहीं आता, घर से बाहर निकलो तो हो जाता। तो गर्मियों के दिनों में ऐसा होता है, जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक है, वो गर्मी में निकल जाए, उनको फीवर शुरू हो जाता है। और कोविड के बाद ये जो पोस्ट कोविड फाइब्रोमाइल्जिया है, पोस्ट कोविड क्रोनिक फटीग सिंड्रोम है, यहाँ पे फीवर 99 हल्के फुल्के फीवर रहते हैं लोगों को लंबे समय तक। तो चलिए, एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा टॉपिक, और सारे टेस्ट कराइएगा, फिर उसके बाद डिसाइड करेगा कि आगे क्या करना है। इजी नहीं होता है, इसका खेल है, दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग हर एक के पास होता नहीं, डिग्रियां सबके पास होती हैं, दिमाग हर एक के पास नहीं होता। मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच, बाय, शुक्रिया। गाना गाए बिना कैसे चलाऊं? सर्दी लगी ना मलेरिया हुआ, इस
लव 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 लवेरिया हुआ, लवेरिया हुआ। किसी को ये बीमारी ना हो जाए, इसके फीवर को ठीक करना बहुत मुश्किल है। आदाब, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।